आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो अब आईपीओ लेकर आ रही है, लिस्टिंग के लिए तैयार है, कंपनी का नाम है एजिस वोपैक। और कंपनी करती क्या है? कंपनी का जो काम है वो टैंक टर्मिनल्स का है। अगर आप देखेंगे तो देश के 6 पोर्ट्स पर 20 टर्मिनल कंपनी ऑपरेट करती है और देश के जो सबसे बड़ी एक तरह से थर्ड पार्टी टैंक ओनर, टैंक टर्मिनल ओनर कंपनी है, ऑपरेट करती है। आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, ये सारी चीजें समझेंगे मैनेजमेंट से और जानेंगे कि इस आईपीओ के पीछे उनका क्या मकसद है, आईपीओ से जुटाए पैसों से क्या करेंगे। आईपीओ की बेसिक डिटेल मैं आपको एक बार और बता दूं कि मई 26 को ये आईपीओ खुल रहा है, मई 28 को क्लोज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया वो 223 से 235 का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 2800 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कि फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस इसके अंदर नहीं है। अब मैनेजमेंट से बात करते हैं। मैनेजमेंट से मेरे साथ हैं मिस्टर मुराद मोलिडिना, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एजिस वोपैक के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और पहला सवाल मैं आपसे आईपीओ को लेकर ही पूछना चाहता हूं कि ऑलरेडी एजिस लिस्टेड एक कंपनी है, एजिस लॉजिस्टिक है, उसके बाद ये जेवी बनाने का मकसद क्या था और उसके लिस्टिंग के पीछे का आपका क्या उद्देश्य है? थैंक यू और शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी कंपनी के बारे में बात करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये जो जेवी है, सो एजिस, आपने सही बताया कि एजिस एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और पायोनियर है, मार्केट लीडर है ये टर्मिनलिंग बिजनेस में। इंडिया में 1978 में शुरुआत करी थी और एक नेकलेस ऑफ टर्मिनल बनाया उन्होंने, एक एक पॉइंट पे इनकमिंग, आउटगोइंग, कोस्टल मूवमेंट, सारे प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए। ये जो बिजनेस है टर्मिनलिंग का, वो ये इजी बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है डिफिकल्ट टू हैंडल प्रोडक्ट्स। ये है, ये सॉलिड नहीं है कि आप कहीं भी ज़मीन पे उसको रख लिए और कर लिए। ये लिक्विड और गैस है, उसको स्पेशल केयर चाहिए, कंटेनमेंट चाहिए और उसको हैंडल करने की एक स्किल सेट चाहिए। तो वो एजिस के पास थी, उन्होंने नेकलेस ऑफ टर्मिनल बनाया, ये सही है। और उन्होंने एलपीजी बिजनेस में भी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेटअप द फर्स्ट क्रायोजेनिक एलपीजी टैंक। क्रायोजेनिक का मतलब है रेफ्रिजरेटेड टैंक, माइनस टेम्परेचर में वो प्रोडक्ट को रखना। तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एलपीजी बिजनेस में भी वो काफ़ी आगे बढ़ गई और स्टोरिंग के अलावा सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने नाम से करने लगी एलपीजी का। लेकिन ऐसे हुआ कि कुछ साल पहले एजिस को रियलाइज़ किया कि अकेले करने से जो है वो स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि एजिस एक रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव कंपनी है। तो अकेले करने से वो स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा था और इंडिया जो है वो वॉज टेकिंग ऑफ ऑन एन एक्सलरेटेड ग्रोथ पाथ। 2020 से आपको पता है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ क्रेजी स्पीड ऑफ 6 to 10% जीडीपी ग्रोथ। और जब एक कंट्री ग्रो करेगी तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको पोर्ट पे माल आएगा, उसको उतारना है, हैंडल करना है, पहुंचाना है। इंडिया जो है ना वो लार्ज लैंड मास है, खाली लैंड मास नहीं है, वेराइड ज्योग्राफी है। आपको डेजर्ट ऑफ राजस्थान है, हिल्स ऑफ आसाम है, बैक वाटर्स ऑफ केरला है, सब जगह ये माल पहुंचना है। इट्स नॉट प्लेन। और प्लस लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, नीड्स ज़्यादा है यंग पॉपुलेशन की। तो हमें पता था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड, अब वी हैव टू सेट अप द पेस, स्टेप अप द गेम। तो हम गए, दुनिया में लोकेट की रॉयल वोपैक को। रॉयल वोपैक वर्ल्ड लीडर है टर्मिनलिंग स्पेस में, 23 कंट्रीज, 400 साल से यही बिजनेस करता है और कुछ नहीं। और सारे प्रोडक्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की उसके पास स्किल सेट है। हमने उनको इनवाइट किया इंडिया में, वो आए, उन्होंने भी हमारी काबिलियत देखी। They joined hands with us with a 49% stake and 51% stake of Aegis। लेकिन वोपैक को पेरेंट में आने से कुछ दिक्कत थी, क्योंकि पेरेंट टर्मिनलिंग के अलावा भी उसके बिजनेसेस थे, डिस्ट्रीब्यूशन है, सोर्सिंग है, जो वोपैक को पता नहीं था वो क्या है। तो हमने एक स्पेशल कंपनी बनाई जिसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, और एसपीवी, और उसको नाम दिया एजिस वोपैक टर्मिनल्स लिमिटेड। दैट इज को ब्रांडिंग, दोनों का नाम जुड़ गया, एक जैसे कि एक मैरिज हो गई, इट्स अ वेडिंग, तो वो वैसे एक जेवी बन गई। अब वो जेवी बनी, उसमें उन्होंने स्टेक लाया, हमने टर्मिनलिंग बिजनेस पेरेंट से यहाँ पर स्लम सेल किया, हाइव आउट किया और यहाँ से एक बिजनेस जर्नी चालू की मई 2022 में। हमने इसको नाम दिया गति। गति मीन्स गेटवे एक्सेस टू इंडिया।
हमारी ये विश है कि हम एक गेटवे बने इंडिया के लिए, ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रोडक्ट वेदर सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया और सप्लाइड इनटू इंडिया, लिक्विड एंड गैस, डिफिकल्ट टू मैनेज प्रोडक्ट्स जिसके लिए एक स्किल सेट चाहिए, जिसके लिए काबिलियत चाहिए, जिसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन स्किल चाहिए बनाने के लिए, और उसको एक हर टर्मिनल डिफरेंट होता है, इट्स नॉट कॉपी पेस्ट कि आपने एक चीज़ बना ली, इट्स नॉट प्लग एंड प्ले, इट्स अ बिजनेस ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, फोकस, ओनरशिप, ये बिजनेस है। और ये दोनों पार्टनर्स बहुत कंजर्वेटिव थे, लेकिन अब स्ट्रेंथ कंबाइन हो गई, दोनों ने हाथ जोड़ लिए, हाथ मिला लिए, एंड देन डबल्ड द स्ट्रेंथ टू गेट इनटू दिस बिजनेस। तो ये रीजन था ये एसपीवी करने का। अब मई 22 से अब आज हम खड़े हैं मई 25 में, हमने हमारी कैपेसिटी ट्रिपल कर ली। सो 500,000 से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट किया लिक्विड में, आज हमारे पास 1.7 मिलियन है। आपने बताया 20 साइट्स, 6 पोर्ट्स, और एलपीजी में हम 5.6 मिलियन टन्स पे पहुंच गए, और 2 और क्रायोजेनिक टर्मिनल बन रहे हैं जो H1 करंट ईयर में ट्रिपल कर देंगे वो भी कैपेसिटी को। तो ये हो गया कि ये क्रेजी स्पीड, एक्चुअली गति से ये एक्सपेंशन हुआ है, बट वो एक्सपेंशन के लिए हमको डेट लाना पड़ा ऑल अलोंग द वे। तो पार्टनर्स ने सोचा कि दिस इज अ टाइम फॉर इक्विटी इन्फ्यूजन, वो बोरोइंग मीटर को रीसेट कर दीजिए जीरो पे। तो इक्विटी इन्फ्यूजन लाइए, जो शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे ये जर्नी में, हम इक्वली डाइल्यूट करेंगे फेजेस में, और ये डेट को हम जीरो कर देंगे ताकि स्पीड स्लो ना हो, स्पीड कंटिन्यूस, गति कंटिन्यूस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कंटिन्यूस। ये कंपनी को तो फायदा है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर विल ब्रिंग प्रॉफिट, बट कंट्री को भी फायदा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैंडल कर पाएंगे। ये एक स्टूपिड सा एग्जाम्पल में दे दूँ तो ये ऐसी चीज़ है कि आप एक आइसक्रीम शॉप में जाओ, आज आइसक्रीम नहीं मिली आपको, तो आप कल 2 आइसक्रीम नहीं खाओगे, एक प्रीवियस डे की और एक करंट डे की, वो गया। सो ऐसा होता है, प्रोडक्ट ही आप नहीं रीच करोगे, इतना लार्ज लैंड मास है, इतनी पॉपुलेशन है, तो वो गया, मतलब इट्स गॉन। यू कैन नॉट देन से कि वो प्रीवियस डे का भी डिमांड मैं अभी फुलफिल करूँ। तो ये रीज़न है वोपैक को लाना कि वो वर्ल्ड लीडर है, एसपीवी क्रिएट करना क्योंकि एक्सक्लूसिवली टर्मिनलिंग के लिए है और कोई बिजनेस नहीं, आईपीओ लाना कि बैंक बोरोइंग को जीरो करते हैं और स्पीड सैक्रिफाइस नहीं करे, ये जो एक्सपेंशन है ये चलता रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बनता रहे। बिल्कुल। सो 2800 करोड़ का सर फ्रेश इशू है और डेट आप उससे सेटल करने वाले हैं, तो कितना डेट अभी है और इस आईपीओ के बाद जब आप सेटल करेंगे तो कितना रहेगा? सो अभी जो है बैंक बोरोइंग 2016 करोड़ है, 2016 करोड़। सो आउट ऑफ 2800 करोड़, 2016 करोड़ विल बी यूज्ड टू पे ऑफ ऑल द डेट्स। जीरो हो जाएगा वो, उसको रीसेट कर दिया आपने वो बटन को, फिर आप लेना है तो ले सकते हो और आगे जाके, बट अभी रीसेट कर दिए। और 671 करोड़ जो है वो जाएगा, जो हमारा क्रायोजेनिक टर्मिनल मैंगलोर में बन रहा है उसका पेएबल अमाउंट है, वो अभी कमीशन हो जाएगा तो उसको पे करना है 671 करोड़। सो वो प्रोसीड्स, प्राइमरी इशू है, इट इज़ नॉट एन ओएफएस, कोई प्रोमोटर शेयर बेच के पैसे नहीं ले रहा है, ये कंपनी में पैसा आ रहा है, यूज़ हो रहा है डेट को पे ऑफ करने के लिए और कैपेक्स को लाने के लिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू कम ऑन स्ट्रीम। सो आई लाफ समटाइम्स कि ये तो पैसा आया और गया एक दिन में, इट्स लाइक अ वेरी फास्ट, देयर इज नथिंग कि होने वाली चीज़ है आगे चल के। ऑफकोर्स ये कैपेक्स भी वी आर एक्सपेक्टिंग इट, वी आर ऑलरेडी इन मे, H1 में तो वो कमीशन हो जाएगा। सो इट्स फास्ट यूटिलाइजेशन ऑल्सो फंड which we are raising from equity. It's not going to be parked for long in the company. It's going to be get used very fast. Sure. So अभी टैंक टर्मिनल बिजनेस को थोड़ा समझते हैं। सो टैंक टर्मिनल में 2 सेगमेंट है, एक तो लिक्विड का, एक गैस का। आपके रेवेन्यू शेयर के हिसाब से अगर समझना चाहूँ तो कितना रेवेन्यू शेयर आपका दोनों सेगमेंट से आता है? सो आज आप देखोगे एज ऑन डेट तो मेरा गैस सेगमेंट जो है वो 45% है रेवेन्यू का और लिक्विड है 54%। लेकिन ये चेंज होगा, जैसे मैंने आपको बताया, गैस के 2 बड़े क्रायोजेनिक टर्मिनल कमीशन होने वाले हैं H1 ऑफ दिस ईयर, तो वो कैपेसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी। 5.6 मिलियन टन्स जो थ्रूपुट कैपेसिटी है मेरी, वो 15.6 मिलियन टन्स हो जाएगी। सो देन वो ये मिक्स चेंज होते रहता है, फिर लिक्विड कैपेसिटी भी आएंगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बनता रहेगा और रेवेन्यू मिक्स, बट वी फील कि आगे चल के ये 50-50 काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन रहेगा गैस और लिक्विड का। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे एक ऐड करना है कि वी आर ऑल्सो हैव नाउ स्टार्टेड लुकिंग टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट अमोनिया टर्मिनल। तो लिक्विड था, एलपीजी था और ये न्यू एनर्जी अमोनिया,
बिकॉज अभी वोपैक है हमारे साथ, उसकी स्किल सेट है, उन्होंने अमोनिया टर्मिनल सारी दुनिया में बनाए हैं. सो यहाँ इंडिया के लिए थर्ड पार्टी अमोनिया स्टोरेज टर्मिनल एट पीपावा वी हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट. ओके, सो ये पीपावा में आप अमोनिया टर्मिनल ला रहे हैं और मैंगलोर में आपकी क्रायोजेनिक टर्मिनल एलपीजी के लिए है, एलपीजी के लिए. वो एलपीजी के लिए है. ओके. एक चीज सर, एक कैपेक्स के तौर पे अगर समझना चाहूँ तो एक टैंक टर्मिनल को कैपेक्स के तौर पे आपको बनाने के लिए आप कितने साल का एक लाइफ लेते हैं कि ये टर्मिनल मैंने बना दिया, अब इतने साल तक मैं कैपेक्स इस पे नहीं करूंगा, ये टर्मिनल मुझे देता रहेगा प्रोसीड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि ये लॉन्ग लाइफ एसेट है. आज हम जो बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी लाइफ जैसी है कि ये आरसीसी पाइल्स है, तो ये टैंक्स की भी आरसीसी पाइल्स है, इनकी लाइफ 40 साल है. वेरी लॉन्ग लाइफ एंड रियल एसेट, हार्ड एसेट, और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कैपेक्स के वर्च्यू से देते हैं. आप लिक्विड टर्मिनल बनाना है तो ये टिपिकली 12 मंथ्स लगते हैं, और आपको गैस टर्मिनल बनाना है तो 18 to 24 मंथ्स लगते हैं. तो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड भी नहीं है कंस्ट्रक्शन का. आफ्टर कंस्ट्रक्शन इट्स अ लॉन्ग लाइफ ऑफ द एसेट. अगर पूरे देश की कैपेसिटी को देखें लिक्विड को लेकर भी और गैस को लेकर भी, तो उसका कितना शेयर, अगर मार्केट शेयर के हिसाब से समझना चाहो तो कितना शेयर एजिस वोपैक के पास होगा? या अभी आप मेरे DRHP को देखोगे तो उसमें क्रिसिल, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने वो एस्टिमेट किया है कि हमारी जो लिक्विड स्टोरेज की शेयर है वो 25% प्लस है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी. सो 25% कैपेसिटी एजिस वोपैक के पास है, और गैस में देखो तो 11% प्लस है. बट लाइक आई सेड वो ट्रिपल हो जाएगी कैपेसिटी अभी H1 में, तो वो भी शायद 25% प्लस हो जाएगा as a capacity. So we have a very strong market share in terms of capacity, both in liquid and LPG. ग्रेट. बिजनेस को हमने अच्छे से समझा, लेकिन क्लाइंट लिस्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि क्लाइंट लिस्ट में आपके कौन कौन सी कंपनी है जो इंडिया की कंपनी जो नोन है हमारे लिए, जिन नामों को हम जानते हैं वो, और MNCs में अगर कोई क्लाइंट्स हों आपके तो उसकी एक लिस्ट आप टेंटेटिव बता पाएं. सो ये जो है ना क्लाइंट, फर्स्ट मुझे ये बताना है आपको कि ये जो टैंक्स होती है फॉर एग्जांपल लिक्विड, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तो आई कैन चेंज प्रोडक्ट, तो मैं पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, वेज ऑयल ये चेंज करते कैपेबिलिटी है. तो मेरी डिपेंडेंसी प्रोडक्ट पे नहीं है, और प्रोडक्ट पे नहीं है तो कस्टमर पे नहीं है, इसलिए वो जो शेयर ऑफ कस्टमर है वो चेंज होते रहता है. चॉइस मेरी है कि मैं किस प्रोडक्ट को लूँ, तो वो कौन सा कस्टमर है सामने. बट हुज हु ऑफ ऑल द 4 स्टोर इन माई प्रीमाइसेस, वेदर आप BASF देख लो MNC में, या शेल देख लो, या आप नायरा, या जो भी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां है, नेशनल ऑयल कंपनीज है, सारी की सारी स्टोर करती है. बिकॉज एजिस जो है वो क्वालिटी प्लेयर है, वो वोपैक के साथ है, को ब्रांडेड है ये JV में, तो एक स्किल सेट लाता है ऑफ एक्सपीरियंस. ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है कि उसकी स्किल सेट आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी. बिल्कुल. सर, जब मैं फाइनेंशियल्स को देख रहा था, ऑफ कोर्स बिजनेस और क्लाइंट की बात हमने की, फाइनेंशियल्स को देख रहा था तो FY 23 और 24 के बीच में आपके रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 59% के आसपास रही है, 60% की रेवेन्यू ग्रोथ. सो ये बहुत वूपिंग ग्रोथ है. क्या ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगी? इस बार क्या रही है FY 24-25 के बीच में? सो आप देखोगे ना तो उसमें 9 मंथ्स नंबर्स भी है, दिसंबर 24 और दिसंबर 23 के, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ 25% हुई है, लेकिन EBITDA ग्रोथ 38% हुई है, और पैट ग्रोथ 155% हुई है. ये तो रीसेंट है, 9 मंथ्स अप टू दिसंबर 24 वर्सेस 9 मंथ्स अप टू दिसंबर 23, तो 155% जंप है पैट में. तो ये जो होता है वो यूटिलाइजेशन से होता है, वो कैपेक्स एडिशन से होता है, कैपेसिटी आप ऐड करते हो, आप उसके टर्न अराउंड बढ़ाते हो. तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, ये बढ़ता रहेगा जैसे आप कैपेसिटी सेटअप करते रहोगे. अब 2 क्रायोजेनिक और आ रहा है H1 में, तो वो अगेन स्टेप अप देगा. तो क्या वो FY 26 में दिखेंगे बुक्स पर? FY 26 में चालू हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो FY 26 के हम 3rd क्वार्टर 4th क्वार्टर में देखेंगे उसके इफेक्ट को. ओके. एक क्वेश्चन सर, जो व्यूअर्स को ये लग सकता है जब वो P&L को देखेंगे तो 70% का ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन. सो आमतौर पे ये दिखता नहीं है. लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इतना कैसे? तो चूंकि आपने फाइनेंशियल्स की सारी चीजें एजिस में भी देखी हैं, तो आप ये बेहतर बता पाएंगे कि इतना EBITDA मार्जिन क्यों दिखता है? सो EBITDA मार्जिन है इसलिए है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है,
दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ सारा पैसा कैपेक्स में लगता है। कैपेक्स में हमारे पास ये स्किल सेट है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन डूइंग द सेम थिंग लास्ट 50 ईयर्स इन इंडिया, कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चीपेस्ट है। तो जब आपका कैपेक्स कॉस्ट चीप रहेगा तो उसकी जो रेवेन्यू रहेगी वो काफ़ी रहेगी। और मैंने बताया ये क्लोज सिस्टम है, ये सिस्टम में आपको कहीं प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, ये सब मैकेनाइज्ड सिस्टम है कि भाई आपके पास मरीन लोडिंग आर्म है, फिर जेटी पाइपलाइन है, बीच में टैंक्स है और फिर इवैक्यूएशन है, रोड, रेल या पाइपलाइन कनेक्शन है। तो ये क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ आपको लेबर ऐसा नहीं है कि लोग बैग्स लेके इधर से उधर माल हटा रहे कर रहे ना। तो एक क्लोज सिस्टम है। एक बार आप कैपेक्स डाल दिए तो वो रेवेन्यू और उसका सर्विस इनकम है तो उसका इबिटा तो हाई रहेगा ही रहेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा लो रहेंगे, पावर, लेबर, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, दैट्स ऑल। ओके, सो आपने एक बार सेटअप कर दिया, 40 साल के लिए आपके टैंक्स इन प्लेस हैं, सिस्टम आपका बना हुआ है और फिर वो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, इसकी वजह से आपके ऑपरेशन। सर बहुत शुक्रिया आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल अच्छे से बताने के लिए। आपका आईपीओ जो है वो खुल रहा है 26 मई को, क्लोज होगा 28 मई को। इश्यू प्राइस जो रखा गया वो 223 से 235 का रखा गया और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 2800 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कि फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ओएफएस नहीं है। एक बार और बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो मच।